हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC और हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आपको पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सेंटर और स्टेट, जिसमें स्टेट जो है ये एजेंट नहीं है ना ही सैटेलाइट है, किसका? सेंटर का। ये बम्बई केस 1994 में ये क्लियर हो गया था। अंबेडकर जी ने भी यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था कि जो स्टेट को पावर दी गई है ये सेंटर ने नहीं दिया है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है स्टेट को, मतलब कि दे आर को इक्वल टू ईच अदर, सेंटर एंड स्टेट आर को इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसका जो रूट है कहाँ डिपेंड है, कहाँ से मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट हमारा आया था तो वहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई थी, 3 लिस्ट। पहला लिस्ट था फेडरल लिस्ट, दूसरा लिस्ट था प्रोविंसेस लिस्ट और तीसरा लिस्ट था कंकरेंट लिस्ट। इस प्रोविजन को देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज इट इज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल दिया। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से थी, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया? मॉडिफाई करके DPSP में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस पर प्रीलिम्स का सवाल भी आ चुका है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे था? वो कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। तो जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो वहाँ पे फिर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे सेंटर को और स्टेट को अलग अलग पावर दिया। कैसे? जुडिशरी तो देखिए यूनाइटेड रहेगा एनी केस। अब देखिए ये जो सेंटर और स्टेट है ना, इनके बीच भी पावर को डिवाइड किया गया। किस तरह से डिवाइड किया गया? उनके ऑर्गन को डिवाइड किया गया। सेंटर के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा। सेंटर के अंदर एग्जीक्यूटिव हुए, लेजिस्लेचर हुए, ठीक है। उसी तरह स्टेट के अंदर भी क्या हुए? एग्जीक्यूटिव हुए, लेजिस्लेचर हुए। तो जो सेंटर के अंदर एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? सेंटर के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। और स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव कौन है? जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? वो उसके क्या होंगे? हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक आ रहे हैं एक तरह से, सांसद लोग जो आएंगे वो हमारे कहाँ पे आएंगे? भाई आएंगे पार्लियामेंट में आएंगे। वो लोग, उनमें सांसद लोगों में से कुछ लोग मंत्री चुना जाएगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे कुछ विधायक आएंगे स्टेट में, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसमें से कुछ लोग मंत्री चुने जाएंगे, जिसको आप बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे, ठीक है। ये किसके पार्ट हुए? एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ जो चुन के आए और यहाँ चुन के आए जो सांसद और विधायक आए, ये लेजिस्लेटिव, क्या हो गए? लेजिस्लेटिव हो गए, क्या? ओके। और जो उनमें से, जो विधायक में से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने वो क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। जो यहाँ सेंटर में से क्या बने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने, वो क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट है, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को हमने एकदम अलग किया, ऑर्गन को अलग किया। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटर में भी कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और स्टेट में भी कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर हो गया? तो ये देखिए C&S मतलब सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। सेंटर और स्टेट सुप्रीम है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग। सेंटर की एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके जो पावर है, इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल रिलेशन। जुडिशियल पावर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई जरूरत ही नहीं जुडिशियल पावर की, हमारे यूनाइटेड है, उसको अलग पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हमारे। अब हम पहली हेडिंग हमारी आती है लेजिस्लेटिव पावर। पहली हेडिंग, पहले लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ेंगे। और बाद में जो सेंटर स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उनको बहुत एग्जॉस्टिवली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे मेंस के लिए एकदम प्रॉपर चीज़ है, जिसको हम यूज़ करेंगे मेंस में। चलो जी, जो लेजिस्लेटिव पावर है ये आर्टिकल 245 टू 255 पार्ट 11 में हमारी दी गई है, 11वें पार्ट में हमारी दी गई है। उसमें देखिए जो पहली, इसमें सब हेडिंग आएगी टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। जब लेजिस्लेचर कर रहे हैं तो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा? सेंटर कहाँ तक लेजिस्लेशन करेगा और स्टेट कहाँ तक लेजिस्लेशन करेगा, कहाँ तक रूल बनाएंगे। तो देखिए पार्लियामेंट मेक द लॉ फॉर द होल टेरिटरी। भाई जो 29 स्टेट हैं प्लस 7 यूनियन टेरिटरी, यही तो इंडिया है ना। और क्या इंडिया, बताओ आप? यही तो इंडिया है, 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरी। तो इन सब के लिए, होल टेरिटरी के लिए क्या कर सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और होल टेरिटरी के लिए नहीं, किसी एक
एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी के लिए भी रूल बना सकता है, ठीक है, होल टेरिटरी या एनी पार्शियल पार्ट। स्टेट क्या कर सकता है, अपने यूपी मान लीजिए एक स्टेट है तो केवल यूपी के लिए बनाएगा, वो बिहार के लिए अपने आप लेजिस्लेशन नहीं करेगा, किसके लिए करेगा, यूपी के लिए करेगा। बिहार के लिए उसके लिए अपने लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी अलग है, वो अपना अलग बनाएगी। कर्नाटका के लिए अलग लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने स्टेट के लिए अलग बनाएगी। तमिलनाडु के लिए अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अलग बनाएगी। 29 स्टेट है तो 29 स्टेट में 29 लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, है ना, ये मस्ट है और रहती हैं, चुनाव होता है इनका। तो स्टेट क्या करेगा, अपने पूरे एक स्टेट के लिए, केवल एक स्टेट के लिए लॉ बना सकता है या किसी एक पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। क्लियर हो गया, जुडिक्शन हो गया। ये जो एक्स्ट्रा टेरिटरी है, जैसे एक्स्ट्रा टेरिटरी मतलब क्या, 29+7, और मान लीजिए कोई सिटीजन हमारे फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, सिटीजन हमारे फॉरेन में रहते हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है उनकी, तो उनके लिए कौन रूल बनाएगा, उनके लिए रूल बनाएगा कौन, सेंटर बनाएगा। अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। स्टेट क्यों बनाएगा यार, यूपी जब यूपी बनाने गया कोई लॉ तो बोलेगा एमपी, मध्य प्रदेश बोला मैं ही बना रहा हूँ, कर्नाटका ने बोला मैं ही बना रहा हूँ, केरला ने बोला मैं ही बना रहा हूँ, तो भाई क्या होगा, कोई एक आवाज़ होनी चाहिए ना बाहर से बात करने के लिए। इसलिए कम्युनिकेशन, डिफेंस, करेंसी, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन किसको देते हैं हम, सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं, ताकि एक आवाज़ हो, जो बाहर से हमें बात करनी हो एक आवाज़ हो हमारी, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट लॉ तो बना सकता है पूरी टेरिटरी के लिए, इवन बाहर की टेरिटरी के लिए बना सकता है जहाँ इंडिया का कंसर्न हो, है ना, बना सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में भी कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि इंडिया में हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, ट्राइबल्स एरिया है, उसके लिए लॉ अलग होता है, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया पुराने ज़माने से अपने हिसाब से ही रूल करते आ रहे हैं। उनका कोई मुखिया होगा जो रूल बनाएगा, वो उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पे पंचायत में बैठ के उनका फैसला होगा, वो जुडिशरी होगा उनका। तो हम सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते ना, उनके लिए अलग अलग उनके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। जैसे आप देखिए, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द 4 यूटीज। यूनियन टेरिटरीज के लिए 4 यूनियन टेरिटरी जो है हमारे यहाँ, उसकी पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कौन रूल बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, 4 के लिए कौन बनाएगा। और देखिए यही नहीं, प्रेसिडेंट में रिपील और अमेंड द एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दिस यूनियन टेरिटरीज। देखिए जो पार्लियामेंट रूल बनाएगी इन जनरल क्या होगा, ये 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरी सबके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि भाई पार्लियामेंट है, उसका पूरी टेरिटरी है, और पूरा रूल किसके लिए होगा, पूरे देश में पूरा लागू होगा। लेकिन जब बात आएगी अंडमान निकोबार की, स्पेशल केसेस है, लक्षद्वीप की, दादरा एंड नगर हवेली की, दमन एंड दीव की, दिल्ली डेविल्स, दमन एंड दीव है, दिल्ली डेविल्स नहीं है, ठीक है। तो ये जब केस चार यूनियन टेरिटरी की आएगी तो वहाँ प्रेसिडेंट एकदम हो जाएगा, भाई ये 4 स्टेट आए हैं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये 4 के ये भाई टेरिटरी अलग है, मतलब ये लोग, इनका कल्चर अलग है, चीज़ें अलग है, इस तरह से गवर्न नहीं हो सकते, यूपी बिहार की तरह गवर्न नहीं कर सकते इनको। तब क्या होगा कि अब प्रेसिडेंट देखेगा बिल को, क्या रूल बन के जा रहा है वहाँ पे, तो या तो उसको रिपील कर देगा, खत्म कर देगा कि ये काम यहाँ पे नहीं लगेगा, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली यहाँ पे ये रूल नहीं लगेंगे, या उसको अमेंड कर देगा कि भाई ये वहाँ का ये प्रोविजन जो है उनके लिए सही नहीं है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, उनके लिए सही नहीं है, आप क्या करो कि इसको थोड़ा चेंज कर लो, या तो खत्म कर दो या चेंज कर लो, ये प्रेसिडेंट देखेगा। क्लियर। उसी तरह से गवर्नर के पास पावर है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसके लिए, सबके लिए होगा, 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरी पूरे इंडिया के लिए होगा, डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल एरिया है, जो हमारे 5th शेड्यूल में दिया गया, जो शेड्यूल एरिया है, स्टेट अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। तो वहाँ पे जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे गवर्नर को पावर दी गई है भाई साहब, कि गवर्नर क्या कर सकता है, उस एरिया में लगाने से पहले या तो उसको रिपील कर सकता है, खत्म, या लगेगा ही नहीं इस एरिया में, है, समझ रहे हो। कुछ कुछ पैचेज हैं, लैंड है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, उनका डिफरेंट लैंग्वेज है, उनको अब एक रूल से हम नहीं उनको गवर्नेंस कर सकते। और यही तो बात होती है ना कि घर का मुखिया जो होता है वो सबके लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रखता है, कुछ लोग सही चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल रहे, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो हमारा पार्लियामेंट वो मुखिया है, इसीलिए तो हो रहा है कि गवर्नर को पावर दी गई कि भाई जो हमारे स्टेट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, डाइवर्सिटी अलग है, उनको क्या करो कि ये जो एक्ट जा रहे हैं पूरे देश के लिए तो होंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया हैं उनके लिए या तो आप रिपील कर दो, वहाँ काम मान लीजिए उनके कल्चर को दिक्कत करा हटा दो, या तो क्या कर दो, मॉडिफाई करके लगा दो, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है।
गवर्नर ऑफ आसाम, पार्लियामेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जब पंचायती राज पढ़ेंगे ना तो वहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का खेल आएगा। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, 4 स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे उन ट्राइब्स को एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई है और जुडिशरी पावर भी दी गई है, तीनों पावर दी गई है। क्योंकि वो ट्राइब्स हैं यार, वो जमाने से ऐसे करते आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्यों कर रहा है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, आपको वेलफेयर करना है ना, आपको बस क्या करना है, वो इंडिया में रहे तो रह रहे, तो उनको अपने हिसाब से जीने दो, उनको कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो गवर्नर ऑफ आसाम जो होगा, वो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अंदर है, वो क्या कर सकता है, गवर्नर बोलेगा भाई आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, या तो इसको रिपील कर दो, उनके लिए सुटेबल नहीं है, या मॉडिफाई करके लगाओ। क्लियर? मॉडिफाई करके लगाओ। ओके। प्रेसिडेंट enjoy the same power with respect to tribal areas, autonomous district of मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 4 स्टेट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। पहला कौन? असम में कौन काम करेगा जी? वहाँ का गवर्नर काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो केस आएगा हमारा किसका, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का, वहाँ प्रेसिडेंट एक्टिव हो जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट के बाद ये 4 पावर तो है ही, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, प्लस 3 और जो हमारी स्टेट हैं जिसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फिर केस यही होगा कि जो पार्लियामेंट का एक्ट बन के गया है, रूल बन के गया है, अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में लगने को जाएगा तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि देखो यार ये सही नहीं है उनके लिए, तो इसको रिपील कर दो, हटा दो, खत्म कर दो, या मॉडिफाई करके लगा दो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई। अब क्लियरिटी कहाँ आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे भाई? देखिए, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। 7 शेड्यूल में आप देखेंगे तो वहाँ पे डीओपी है, डिवीजन ऑफ पावर। कैसे हमने पावर को डिवाइड किया है, 7 शेड्यूल में दिया गया डिवीजन ऑफ पावर, हम पीछे पढ़ा चुके हैं इसको। तो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है ना, उसमें 100 सब्जेक्ट रखे हुए हैं। जैसे कि देखिए यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट कौन से होंगे, आप दिमाग लगाओ, आपको समझ आ जाएगा। डिफेंस आप यूपी को दे सकते हो? नहीं, क्यों देंगे भाई? यूपी को तो बिहार को भी देना पड़ेगा। तो मिलिट्री किसके अंदर रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेगी, ठीक है। बैंकिंग में एक रूल चाहिए जो पूरे कंट्री को गवर्न कर सके, बैंकिंग चाहिए। जो मोटे मोटे जो बाहर के रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस किसका आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पास रखना पड़ेगा। करेंसी क्या यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी? यूपी में छपा होगा मुलायम सिंह का और बिहार में छपा होगा लालू यादव का फोटो, ऐसा थोड़ी होगा भाई, करेंसी एक होती है ना। इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, तो जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं जो सेंटर अपने पास रखना चाहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेंटर रखता है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी सेंट्रल लिस्ट में रखी जाती है जो स्टेट को दे दो तो स्टेट छोड़ के भाग जाएगा, और फाइनेंस पूरा दे दो छोड़ के भाग नहीं जाएगा, पैसा मेरे पास, तुम कौन भाई, सेंटर कौन? इसलिए को बांधने के लिए भी इस तरह के हमारे चीज़ों को दिया गया है। स्टेट लिस्ट क्या होता है? उसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, फिशरीज, मार्केट, गैम्बलिंग, एल्कोहल। तो देखिए जो मोटा मोटा हिसाब है ना कि भाई यूनियन लिस्ट में जो है वो मेन की इशूज जो है उसको रखा गया, फाइनेंस है ना, फाइनेंस, बैंकिंग, डिफेंस, जो की चीज़ें हैं उसको रखा गया है। और स्टेट लिस्ट में मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है वो वेलफेयर के सब्जेक्ट है। किसके? वेलफेयर करने के लिए, पब्लिक का वेलफेयर करो। अरे पैसा आपको मिलेगा, डिफेंस मिलेगा, करेंसी, सब कुछ मिलेगा, आप क्या करो? बस वेलफेयर करो पब्लिक का। उसमें ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा हमने काम किया। कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि जो ये दोनों लोग इस पे लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो देखिए जो यूनियन लिस्ट है इसमें कौन लॉ बनाएगा? स्पेशली कौन एकदम लॉ किसका जुरिडिक्शन है? ये यूनियन का, सेंटर का। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा भाई? यदि आप सैनिटेशन पे लॉ बनाए तो कौन बनाएगा भाई? कौन बनाएगा? स्टेट ही बनाएगा। ये स्टेट है, स्टेट के पावर हैं, इसलिए कह रहे थे ना दे आर को इक्वल। यूनियन लिस्ट में जो पावर है वो यूनियन उसमें काम करेगा, ठीक है, अपना पावर एक्सरसाइज करेगा। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? स्टेट करेगा। कंकरेंट लिस्ट में दोनों करेंगे, जैसे कि मैरिज एंड डाइवर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ड्रग्स, न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या हुआ? यूनियन भी इस पर लॉ बनाएगा, स्टेट भी अपना लॉ बनाएगा। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें यूनियन का जो लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा, यूनियन के लॉ को ज़्यादा मान्यता मिलेगी एज कम्पेयर टू स्टेट लॉ। स्टेट लॉ वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसी केस पे ये होता है कि आप देख सकते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है ये प्रिवेल करती है कंकरेंट लिस्ट पे और स्टेट लिस्ट पे, मतलब भारी पड़ती है। कंकरेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाया, स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाया, यूनियन ने लॉ बनाया, तो किसका लॉ प्रिवेल होगा भाई? यूनियन लिस्ट का। उसी तरह से यदि कंकरेंट लिस्ट पे किसी ने लॉ बनाया और स्टेट ने लॉ बनाया तो किसका प्रिवेल करेगा?
कंकरेंट लिस्ट पे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसकी बात होगी। इसके बाद क्या हुआ कि भाई जो इमरजेंसी लगी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी जी उन्होंने लगाया इमरजेंसी। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो मन हुआ भाई इंदिरा गांधी जी को, वो उन्होंने किया, जो मन करा। वो लेडी, आयरन लेडी, जो मन हुआ भाई, ये बोल रहे हैं विपक्ष वाले, इमरजेंसी लगा के इनको करा अंदर, जेल के अंदर तुरंत, है ना। और जितने लोग उसके खिलाफ बोले सब जेल के अंदर। न्यूज़पेपर मेरे खिलाफ लिखोगे, अच्छा सेंसरशिप काटो पहले इसको, इस तरह से। मतलब पूरी आतंक बोलते हैं, जो आतंक लगा रखा था पूरा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया, उसमें 5 सब्जेक्ट जो थे हमारे यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। पहला एजुकेशन को, एजुकेशन किस में था जी, स्टेट लिस्ट में। अच्छा काम नहीं हो रहा था, उन्होंने बोला डाल दो इसमें कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट आते किसका हो गया, स्टेट का हो गया, सेंटर का हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट पहले किस में था, लैंड किसके अंदर है, स्टेट लिस्ट में, तो किस में होना चाहिए, फॉरेस्ट, इसमें होना चाहिए। फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, बाहर करो। वेट एंड मीजर पहले किस में था, स्टेट लिस्ट में, बाहर करो इसको, लाओ कंकरेंट में। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, जो वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स था, इसको भाई फॉरेस्ट जब उनके अंदर था स्टेट लिस्ट में, तो उसके अंदर जो एनिमल होंगे किसके अंदर होंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो किसके अंदर था, स्टेट लिस्ट को बाहर करो। तो ये हमारी कुछ बातें मोटी मोटी चीज, जिसमें हम लेजिस्लेटिव पावर को हम देख रहे थे।